हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है और रिपल्शन हो सकता है। अट्रैक्शन या रिपल्शन। अगर चार्ज अनलाइक है, मतलब एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो उनके बीच में होगा अट्रैक्शन। और अगर लाइक चार्जेस हैं, जैसे कि दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस, तो उनके बीच में होगा रिपल्शन। अब ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है दो चार्जेस के बीच में, इन दोनों के लिए ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। अब ये जो चार्जेस के बीच में फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करके इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सप्रेशन दिया था चार्ल्स कूलॉम ने। तो आज हम इस वीडियो में इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज द टॉपिक कूलॉम्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जिससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और हमारे बोर्ड के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब बेसिकली कूलॉम्स लॉ के दो फॉर्म होते हैं। एक होता है स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में बेसिकली हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा होता है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स को डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब हम सभी को पता है कि जो फोर्स है, दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। जो प्लस का चार्ज है उसको मान लेते हैं हम लोग प्लस Q1, और जो माइनस का चार्ज है उसको मान लेते हैं माइनस Q2। इनका मैग्नीट्यूड अलग है और इनका साइन भी ऑपोजिट है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको मान लेते हैं हम लोग R। तो इस दोनों ही चार्ज के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। हमें इसी फोर्स को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कि चार्ल्स कूलम ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए थे और कैसे वो ऑब्जर्वेशन हमें हेल्प करता है इनके बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने में। तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की थी इस फोर्स की। जरा देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, वो ये ऑब्जर्व किया था कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, मान लेते हैं उसको F। दैट F फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q1 और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q2। तो इन दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में लगने वाला फोर्स। ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन जो था वो था कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स F जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर ये दोनों चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो R का सेपरेशन है। तो इस R के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। और तीसरी चीज उन्होंने ऑब्जर्व की थी कि दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब अब यहाँ पर मान लेते हैं कि दो चार्ज अगर कहीं पर भी रखे हैं तो हम उसे मान सकते हैं कि वो किसी एक लाइन पे रखे हैं। तो मान लेते हैं कि दिस इज द लाइन एट विच बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड। इस लाइन पे दोनों ही चार्जेस रखे हुए हैं। तो अब इस चार्ज के ऊपर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर यहाँ पर दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव होता तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में होता। इसी तरह से
यहाँ पर अभी फोर्स एट्रैक्टिव है, इसलिए नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर यहाँ पर जो हमारा प्लस Q1 है उसकी जगह पर अगर नेगेटिव चार्ज रखा रहता तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होता। तो किसी भी हाल में इन दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाले फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑन दिस लाइन विच इज जॉइनिंग द टू चार्जेस। सो फोर्स इज directed along the line joining the two charges। इन दोनों ही चार्ज को जिस लाइन ने ज्वाइन किया है उसी के अलॉन्ग हमारा फोर्स डायरेक्टेड होगा। तो अब यहाँ पर ये जो दो एक्सप्रेशंस हमें मिले फर्स्ट और सेकंड से, इसकी हेल्प से हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। और जो थर्ड एक्सप्रेशन मिला हमें, ये थर्ड एक्सप्रेशन बेसिकली फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म के लिए ध्यान रखेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी इस दोनों ही इक्वेशन से हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। तो देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमें मिला था वो ये मिला था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और सेकंड इक्वेशन से मिला था हमें F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनको कंबाइन करने से हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। अब ये जो एक्सप्रेशन मिला, इस एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इस साइन को हटाना पड़ेगा। बेसिकली इस साइन को हमें इक्वेशन के साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। सो जो हमें फोर्स मिलेगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। So this is the expression for magnitude of the electric force। अब यहाँ पर K जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट। इस K को हम लोग बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट। इसके बारे में अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। So this is the expression for magnitude of electric force। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 1/r², दिस इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसकी वजह से हम ऐसा कहते हैं कि दिस एक्सप्रेशन फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यहाँ पर 1/r² है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, दिस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऐसा हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, जहाँ पर हमने देखा था F इज इक्वल टू दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r²। वहाँ पर भी डिस्टेंस का स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, इसलिए हम उस फोर्स को भी कहते हैं कि इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और उसी तरह से कूलम्ब्स फोर्स जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है दिस ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये याद रखना हमें कि दिस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बात करते हैं हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट की, इसकी K की। तो ये जो K है, इस कूलम्ब्स कांस्टेंट K को हम लोग दूसरे कांस्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे। अब ये दूसरा कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? बेसिकली जब हम दो चार्जेस लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, उसको हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे रखा दैट वाज r, लेकिन इस सिस्टम को अगर हम वैक्यूम में रखें तो वहाँ पर फोर्स की वैल्यू कुछ और आएगी, और उसी सिस्टम को अगर हम किसी मीडियम में रखें तो वहाँ पर उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। हमारा चार्ज दोनों जगह सेम रहेगा,
उनके बीच का सेपरेशन भी सेम रहेगा, लेकिन मीडियम को चेंज करने की वजह से उसके फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन में जो हमने फोर्स निकाला है दैट इज F, यहाँ पर ये दिख रहा है कि इट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब ये जो टर्म है Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, इस टर्म को हमने सेम रखा। वैक्यूम में भी यही टर्म, यही दो चार्जेस और इनके बीच का डिस्टेंस इतना ही है, फिर फोर्स वहाँ पर कुछ और आया। और अगर हमने मीडियम चेंज करके एयर कर दिया, बाकी चीज़ें सेम थी, चार्जेस Q1 Q2 ही थे और उनके बीच का डिस्टेंस R ही था, लेकिन फोर्स की वैल्यू बदल गई। फिर हमने दूसरे मीडियम में रखा, बाकी चीज़ें सेम थी, लेकिन फिर भी फोर्स की वैल्यू बदल गई। तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म होनी चाहिए जो ये इंडिकेट करे कि अलग अलग मीडियम में इस फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसीलिए हमने इस कूलाम्ब कांस्टेंट को रिप्लेस किया एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन नॉट से बेसिकली। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम, तो हमने माना कि हमने इस सिस्टम को वैक्यूम में कंसिडर किया। तो वैक्यूम में कंसिडर करने की वजह से K को हम लोग रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन नॉट से। तो K का जो रिलेशन होता है एप्सिलॉन नॉट के साथ वो होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हमारा सिस्टम वैक्यूम में रहेगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वैक्यूम मतलब मीडियम को अगर हम नहीं बदलेंगे तो उसकी परमिटिविटी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन जब मीडियम बदलेंगे तो ये टर्म चेंज हो जाएगी। अगर हमने एयर रखा तो वहाँ पर परमिटिविटी ऑफ एयर हो जाएगा, हमने वाटर रखा तो परमिटिविटी ऑफ वाटर, हमने ग्लास रखा तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास। सो दिस इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम। 4 पाई हमारा कांस्टेंट होता है। सो ओवरऑल टर्म जो है दिस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। तो हमारे फोर्स का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्बियन फोर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर जब हमने इतनी बातें कर ली तो ज़रा देखते हैं कि जो K था कूलम्ब्स फोर्स, जिसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कितनी होती है 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू बेसिकली आपको याद रखनी है, जो कि किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस परमिटिविटी से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। परमिटिविटी हमें पता है कि क्या होता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होगी उसकी। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की। ये रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे एक परमिटिविटी का दूसरे परमिटिविटी से। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हैं तो उस टाइम पे जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो होगा ER एप्सिलॉन R। लेकिन अगर आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं तो उस समय आप इसको लिखेंगे K से। सो K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ER इज रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों ही सेम चीज़ है, बट उसका डिनोट करने के लेटर्स हमें अलग अलग मिले हुए हैं। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि ER इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड K इज फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देख लेते हैं कि इस रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे हम लोग निकालते हैं। बेसिकली ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, यहाँ पर हम रेशियो लेते हैं, दो परमिटिविटीज़ का रेशियो लेते हैं। सो बेसिकली जो दो परमिटिविटीज़ होती है वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देख लेते हैं जो रेशियो है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी
जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी कह सकते हैं। इट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट कर सकते हैं और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो है दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो दिस इज बेसिकली एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें से हम परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो इस एक्सप्रेशन को हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अगर हमें फोर्स निकालना है दो चार्ज के बीच में जब वो वैक्यूम में रखा हुआ, तो मान लेते हैं दिस इज एफ नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. So this is the force between the two charges when the charges are placed in vacuum at a separation R. अब अगर हमें फोर्स निकालना है किसी मीडियम में, मान लेते हैं हमारा मीडियम M है, तो फोर्स अगर हमें M मीडियम में निकालना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन M that is permittivity of that medium Q1 Q2 by R square। अब न्यूमेरिकल्स में हमें ये एप्सिलॉन M गिवन नहीं होता, ये एप्सिलॉन M हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं होता। तो क्या गिवन होता है, वहाँ पर हमें गिवन होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस एक्सप्रेशन को हमें बदलना पड़ेगा इसमें 1/4 पाई। तो अब हमें पता है कि हम इस एप्सिलॉन M को कन्वर्ट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, जो कि है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स निकला इसमें हमने उस मीडियम के परमिटिविटी को यूज़ नहीं किया, हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज़ किया और हमने रिलेटिव परमिटिविटी का यूज़ किया। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं उस मीडियम में लगने वाला फोर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे।